हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें एक सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा। उस सर्किट डायग्राम का यूज करते हुए हम ओम्स लॉ को समझेंगे। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। ये हमने एक कंडक्टर बना दिया, ओके। और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी है, ओके। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब इस कंडक्टर को हमने एमीटर से कनेक्ट किया करंट मेजर करने के लिए। और ये हाई पोटेंशियल है तो कंडक्टर के एमीटर के इस साइड हाई पोटेंशियल होगा, इस साइड लो पोटेंशियल। तो हाई के लिए प्लस, लो के लिए माइनस। और इस साइड हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, ओके। नाउ हमें क्या करना है, वोल्टेज वेरी करनी है और करंट मेजर करना है इस कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो वोल्टेज हमारी वेरिएबल है, इसलिए हमने वेरिएबल का साइन यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इसको समझने के लिए हमें एक IV ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले ली, वोल्ट, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको हम वेरी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, करंट। तो करंट हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है, ओके। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा जो करंट है वो 0 है। क्यों? क्योंकि स्विच क्या है, ऑफ है। इसलिए हमारा वोल्टेज भी सप्लाई क्या रहेगी, उस वक्त 0 रहेगी। तो स्विच ऑफ पे करंट 0। जब स्विच ऑन किया और वोल्टेज हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो मान लीजिए पहले हमने वोल्टेज को किया 5 वोल्ट, ठीक है। तो उस समय हमें जो करंट की वैल्यू मिली, करंट की वैल्यू मिलती है 2 एम्पेयर, ओके। तो 5 वोल्ट पे कितना मिला, 2 एम्पेयर। नाउ हमने वोल्टेज और इंक्रीज किया और अब इंक्रीज किया 10 तक। तो 10 वोल्ट पे हमें करंट की जो वैल्यू मिली वो मिली 4 एम्पेयर, ओके। सिमिलरली हमने फिर 5 वोल्ट और इंक्रीज किया वोल्टेज और हमें जो करंट मिला वो मिला 6 एम्पेयर। तो जब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो भी प्रोपोर्शनली। तो इसलिए हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ओके। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बट ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, ये तो ओके क्लियर है, प्रोपोर्शनल है। बट कितनी वैल्यू से ये चेंज होगा, मींस हमें प्रोपोर्शनलिटी पता है कि इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है या फिर उसको हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और दैट कांस्टेंट इज 1/r। दैट कांस्टेंट इज 1/r, ओके। नाउ 1/r और r यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा यहां से, IR, ओके। दिस इज ओम्स लॉ एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पर जो r था, r इज व्हाट, r 1/r इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। और r इज व्हाट, r इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है, तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट जब वायर या कंडक्टर में से फ्लो करता है, तो क्या होता है, वहां पर और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बेसिकली करंट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो फर्दर और इलेक्ट्रॉन से आयन से कोलॉइड करते हैं, और कोलॉइड होने की वजह से वो कुछ एनर्जी लूज करते हैं। तो होता क्या है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो किस वजह से फ्लो कर रहे हैं, वो वोल्टेज से जो एनर्जी उनको मिली है उसके थ्रू वो फ्लो कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग देयर मोशन ये क्या करेंगे, आयंस के साथ कोलॉइड करेंगे। कोलॉइड करने से क्या होगा, उनकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, वोल्टेज लॉस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कराने में हेल्प करता है, ओके। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉप द वोल्टेज। या फिर रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी अप्लायंस है हमारा, ठीक है, उसके पास रेजिस्टेंस है, उसके पास हाई रेजिस्टेंस है, मींस वो ज्यादा वोल्टेज को यूज कर रहा है। सप्लाई से मिली हुई जो वोल्टेज है उसका ज्यादातर पार्ट, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा वोल्टेज को यूज करेगा उसकी, ठीक है। इसलिए हमारा एसी जो होता है, एसी हो गया, हमारे बड़े बड़े अप्लायंस हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज को यूज करते हैं। इसलिए हम इसमें 3D प्लग यूज करते हैं, हाई वोल्टेज, ठीक है। वहीं अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें लेस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मोबाइल के अंदर का रेजिस्टेंस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द फ्रिज और द एसी टीवी, ठीक है। तो इसलिए वो लेस वोल्टेज कंज्यूम करता है उसका रेजिस्टेंस, ओके। तो ये रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है।
अब रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करने से जो करंट है वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज दिस वोल्टेज इज वोल्टेज ड्रॉप। ओके, जो कंडक्टर है या फिर जो भी हमारा अप्लायंस है वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू उसके थ्रू कंज्यूम किया गया वोल्टेज की वैल्यू को इंडिकेट करेगी। ठीक है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके उस अप्लायंस या उस कंडक्टर के थ्रू कंज्यूम किया गया वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस। अब आता है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, इससे पहले मैं इस रेजिस्टेंस की यूनिट बता दूं। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है, एसआई यूनिट होती है ओम, OHM। ओके, साइंटिस्ट के नेम के थ्रू इसको दिया गया और सिंबल होता है ओम और स्पेलिंग होती है OHM। ओके, अब रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस का वायर की लेंथ। ओके, ये एक कंडक्टर बना देता हूं मैं। ओके, अब क्या इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फ्लो करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अब और इसकी लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इस कंडक्टर का। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो इलेक्ट्रॉन को इस एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अब बीच में जो थ्रू आउट द पाथ इसके ज्यादा इसको आयंस मिलेंगे, ज्यादा एटम्स मिलेंगे, इसका कोलिजन ज्यादा होने वाला है। तो कोलिजन ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ अगर मैं क्या करूं, इसका एरिया बढ़ा दूं, इस कंडक्टर का एरिया बढ़ा दूं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एरिया यानी कि जगह ज्यादा है एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में। तो अब इसका जो कोलिजन के चांसेस है या फिर कोलिजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, L/A। R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अगेन प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके, दिस इज रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस तो हमें समझ आ गया। ठीक है, बट रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होता है। जस्ट द डिफरेंस इज कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जो मटेरियल हम ले रहे हैं, जिस मटेरियल का हम कंडक्टर बना रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसकी भी हम लाइक वायर की अगर हम बात करें तो जिस भी कंडक्टर की हम जिस भी मटेरियल की हम वायर बना रहे हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो करंट को कितना अपोज करने वाला है। हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होगी करंट को अपोज करने की, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड किस किस पे करती है, पहला डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल, और दूसरा कि किस टेम्परेचर पे उस मटेरियल को ऑपरेट किया जा रहा है। तो सेकंड वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि क्या रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे यानी कि उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे पता चलेगी, हमें पता है कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मटेरियल वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल हमारा, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता है। नाउ द टेम्परेचर, अब जैसे कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाए मटेरियल तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो है उनका कोलिजन भी इंक्रीज होने लग जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। ओके, तो ये थे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वन मोर थिंग, रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर हम चेक करें यहां से,
तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट अगर हमें निकालनी है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसको अगर ए को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और लेंथ को डिवाइड में ले जाएंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, आर की यूनिट होती है रो, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी इसकी जगह आ जाएगा मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक ऑफ ओम्स लॉ एंड दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज द अगर हमारा वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, तो यानी कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा कंडक्टर है या जो भी हमारा अप्लायंस है वो हमारा कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ओमिक, इसे कहते हैं ओमिक रीजन, ओमिक रीजन, ठीक है। तो मटेरियल या कंडक्टर हमारा ओमिक रीजन में ऑपरेट कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहता तो हमारा नॉन ओमिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें कि हमें इस ग्राफ के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम, ओके, एम इज द स्लोप, या फिर अगर हम डायरेक्टली लिखे तो स्लोप, ठीक है, स्लोप, और या फिर हम इसको tan थीटा भी बोलते हैं, ओके, tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ओके, ये थीटा एंगल बना रहा है और ये फिर हमें इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आई अपॉन में बेस v, ओके, आई अपॉन वी हमारा tan थीटा हो जाएगा। और हमें पता है ओम्स लॉ से कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, r इज इक्वल टू में v अपॉन आई, तो हमारा tan थीटा या फिर स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r, ओके। तो अगर हमारा हम आई वी ग्राफ प्लॉट करते हैं, आई हमारा y एक्सिस पे होता है और v हमारा x एक्सिस पे होता है, तो हमें tan थीटा क्या देगा, 1/r की वैल्यू देगा। और अगर हमारा आई एक्स एक्सिस पे होता है और वी वाई एक्सिस पे होता है तो tan थीटा हमें क्या देगा, हमें रेजिस्टेंस देगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।